नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम प्रमुख रूप से आप सबका मोरे पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक को शुरुआत की है। लगभग हमने एक 7 to 8 वीडियोस इस टॉपिक के किए हुए। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से डिसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम मेजर डिसीज के बारे में थोड़ा शॉर्टली जानेंगे। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए व्यूअर्स है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पुराने वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले डिसऑर्डर दोस्तों अस्थमा। दोस्तों, अस्थमा मतलब कि हमने तरह तरह की मूवीज में या फिर सीरियल्स में देखा है कि कोई पर्सन को जब सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी सांस फूलने लगती है कुछ इस प्रकार दोस्तों। तो वो क्या करता है दोस्तों, एक पंप लेता है और उस पंप से अपने माउथ में उसको पंप करता है, फिर उसको थोड़ा सी राहत मिलती है दोस्तों, उसको हम अस्थमा बोलते हैं। और दोस्तों, मेडिकल टर्म में अस्थमा होता क्या है दोस्तों, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजेज ड्यू टू व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। दोस्तों, अस्थमा किसके वजह से होता है, क्योंकि ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स की सूजन होती है, उसके वजह से ब्रोंक्यूल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, हम ऑक्सीजन ज्यादा ले नहीं सकते और उसके वजह से हमें ब्रीदिंग में तकलीफ आती है, उसको हम अस्थमा बोलते हैं। और दोस्तों, जब अस्थमा के पेशेंट के चेस्ट वॉल पर जब कोई डॉक्टर स्टेथो रखता है, स्टेथोस्कोप से कोई डॉक्टर उसकी चेस्ट वॉल एग्जामिन करता है, तब उसको जब वो सांस लेने को बोलता है, तब वो सांस लेते समय उस स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को क्या सुनाई देता है कि वो कुछ विस्लिंग जैसा ब्रीदिंग सुनाई देता है, उसको हम व्हीजिंग बोलते हैं दोस्तों। मतलब कि अस्थमा में ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा रहता है, थोड़ा विस्लिंग जैसा रहता है। और उस अस्थमा क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होता है। तो दोस्तों, अब आता है हमारा सेकंड डिसऑर्डर एम्फाइमा। एम्फाइमा मतलब क्या दोस्तों, क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल डैमेजेस ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। मतलब कि दोस्तों, हमारा जो एम्फाइमा है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब क्या दोस्तों, एक ऐसी डिसऑर्डर जिसमें हमारा बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रहा है और वो भी बहुत दिनों से हो रहा है, उसको हम क्रोनिक डिसऑर्डर या फिर क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस एम्फाइमा में होता क्या है, हमारी जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज होती है, वो भी बहुत धीरे धीरे और बहुत दिनों से हो रही है। और उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे एल्वियोलर वॉल जब डैमेज होगी तो उसके वजह से क्या होगा, हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा मतलब कि दोस्तों, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो सरफेस है वो अगर डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा और हमें ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका कॉज क्या है एम्फाइमा का, सिगरेट स्मोकिंग। मतलब कि कोई इंसान अगर बहुत दिनों से सिगरेट स्मोक कर रहा है, बहुत दिनों से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे एल्वियोलर वॉल डैमेज होगी और उसके वजह से उसका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा, वो सांस लेने में उसको तकलीफ होगी। दोस्तों, अभी तो हमने 2 डिसऑर्डर तो देख लिए, अब हम कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो देखेंगे। मतलब कि दोस्तों, किसी इंसान के उसके कामकाज के हिसाब से उसको जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, इसको थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आटे की एक चक्की है, उसमें जो इंसान काम करता है हर रोज डेली, मतलब 8 से 10 घंटे वो आटे की चक्की में काम कर रहा है। तो दोस्तों, होता क्या है उसमें कि वो आटा जब पिसता है तब उस आटे के फाइन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट होते हैं और वो फाइन पार्टिकल्स दोस्तों वो कंटिन्यू उसमें खड़ा रहता है, इसलिए उसके वजह से क्या होता है कि वो फाइन पार्टिकल्स वो ब्रीद इन कर लेता है। मतलब वो जानबूझ के ब्रीदिंग नहीं करता, लेकिन वो जब ब्रीदिंग करता है तो वो पार्टिकल्स उसके नोज के थ्रू उसके लंग्स तक जाते हैं और वहां पर वो जाके एक्यूमुलेट होते हैं और वहां पर वो फाइब्रोसिस तैयार करते हैं। फाइब्रोसिस मतलब थोड़ा सा हार्डन करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस को। उसके वजह से वो दोस्तों क्या होगा कि वो ब्रीथिंग करने में उसको बहुत ही तकलीफ होगी। वैसे ही दोस्तों, हम इसको ही ऐसा रिलेट कर सकते हैं, जो इंसान सीमेंट फैक्ट्री में वर्क करता है तो सीमेंट फैक्ट्री के जो बारीक फाइन जो सीमेंट पार्टिकल्स रहते हैं वो भी ब्रीथिंग हो सकते हैं। ऐसे जो अलग अलग इसमें जो ग्राइंडिंग के दुकान रहते हैं, मतलब कि स्टोन ग्राइंडिंग रहेगा या फिर हमारा आटे का हमने देख लिया, वैसे अलग अलग जहां पर फाइन पार्टिकल्स ऐसे जो ब्रीथिंग करने के वक्त जो अंदर जाते तो वो फाइब्रोसिस तैयार करते और ऐसे कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस डिसीज में होता क्या है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग मतलब कि पीसना और स्टोन ब्रेकिंग मतलब कि जहां पर पत्थर ज्यादा तोड़े जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है, पत्थर के फाइन ऐसे पार्टिकल्स जो रहते हैं वो नोज के थ्रू हमारे लंग्स तक जाएंगे। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट डिफेंसेस द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। मतलब कि दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, आप वहां पर जब वो स्टोन ब्रेकिंग वगैरह कुछ होगा या फिर आटे की चक्की में कोई काम कर रहा है तो वहां क्या होगा दोस्तों, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स क्रिएट होता है और वो डस्ट पार्टिकल क्रिएट होने के बाद हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारे बॉडी का मैकेनिज्म उसको फाइट करने में ज्यादा सक्षम नहीं होता, कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन।
Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, that is proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage. मतलब कि दोस्तों अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे लंग्स में जब वो फाइन पार्टिकल्स जाएंगे तो वो अल्टीमेटली हमारा फाइब्रोसिस क्रिएट करेगा, और फाइब्रोसिस क्रिएट करेगा दोस्तों तो उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, हम ब्रीथ करने में सक्षम नहीं रहेंगे। और दोस्तों इस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सबसे मेन एग्जांपल कौन से, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस मतलब क्या दोस्तों, कोई माइन वर्कर, फॉर एग्जांपल कोई माइन वर्कर माइन साइट पर अगर काम कर रहा हो तो वो क्या होता है दोस्तों, वो जब एयर को ब्रीथ इन करता है तो सिलिका के कुछ फाइन क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स वो नोज के थ्रू ब्रीथ इन करता है, और उसके वजह से उसका लंग सरफेस डैमेज होता है, उसका लंग सरफेस होता है फाइब्रोस, और वो सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, उसको हम सिलिकोसिस बोलते हैं। और एस्बेस्टोसिस मतलब क्या दोस्तों, एस्बेस्टोसिस मतलब कि एस्बेस्टोस नाम का एलिमेंट रहता है जो कि 6 एलिमेंट से बना हुआ है, फाइब्रस ऐसा रहता है, तो वो जब ब्रीदिंग करते हैं तो उससे भी लंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उसको हम एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। और अगर इस सिलिकोसिस या फिर एस्बेस्टोसिस और अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होने चाहिए लोगों को, तो उसके लिए वर्कर्स ने क्या करना चाहिए दोस्तों, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। वर्कर्स ने हमेशा प्रोटेक्टिव मास्क को वियर करना चाहिए, जिसके वजह से उन्हें ये डिसऑर्डर होगी नहीं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों अभी फिलहाल का जो कोविड-19 जिसको बोलते हैं वो भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है। दोस्तों आप देखते हैं कुछ मेडिकल टर्म्स। मेडिकल टर्म्स मतलब दोस्तों कि जो मेडिकल फील्ड में ज्यादा यूज होते हैं। दोस्तों ये जो मेडिकल टर्म्स है आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के बुक में नहीं दी गई है, लेकिन ये नीट को हर बार पूछा जाता है, और ये आपको सिर्फ मोरस सिनोसिस ऑफ बायोलॉजी इस किताब में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कुछ मेडिकल टर्म्स। सबसे पहले आती है हमारी यूपनिया। यूपनिया मतलब क्या दोस्तों, नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब ब्रीथिंग विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब कुछ भी डिफिकल्टी ब्रीथिंग के वक्त होती नहीं, उसको हम नॉर्मल ब्रीथिंग बोलते हैं। एपनिया दोस्तों, एपनिया मतलब क्या दोस्तों, नो ब्रीथिंग, मतलब कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, उसको हम बोलते हैं एपनिया। अब आता है दोस्तों टैकिपनिया। टैकिपनिया मतलब दोस्तों क्या, रैपिड शैलो ब्रीथिंग। दोस्तों रैपिड शैलो ब्रीथिंग मतलब क्या, फास्ट ब्रीथिंग, लेकिन बहुत ही शैलो। शैलो मतलब कि बहुत ही ऊपर ऊपर की जो ब्रीथिंग बोलते हैं हम उसको ऐसे, उसको हम रैपिड शैलो ब्रीथिंग, मतलब कि फास्ट भी है और शैलो। शैलो मतलब ज्यादा डीप नहीं है, उसको हम बोलते हैं रैपिड शैलो ब्रीथिंग, और उस टर्म को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, टैकिपनिया। अब आता है डिस्पनिया, मतलब कि दोस्तों डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब सांस लेने में तकलीफ होती है किसी इंसान को, तो हम उस इंसान को मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है। अब आता है दोस्तों, अब आता है हमारा हाइपरोपनिया। हाइपरोपनिया मतलब क्या दोस्तों, इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग और डेप ब्रीथिंग। मतलब कि दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये टैकिपनिया और हाइपरोपनिया है, दोनों में रैपिड ब्रीथिंग है लेकिन, और इंक्रीज ऑफ ब्रीथिंग है, लेकिन इसमें शैलो है, मतलब कि ऊपर ऊपर सांस लेता है वो इंसान, ज्यादा तेज और ऊपर ऊपर सांस लेता है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, सांस तो लेता है लेकिन बहुत ही डीप गहरी सांस, लेकिन बहुत फास्ट रेट में लेता है, उसको हम हाइपरोपनिया बोलते हैं। और हाइपरोपनिया मतलब दोस्तों क्या, हाइपर मतलब ज्यादा, और अपनिया मतलब कि ब्रीथिंग का। तो दोस्तों हाइपरोपनिया मतलब क्या, इंक्रीजिंग रेट ऑफ डेप्थ ब्रीथिंग, मतलब कि गहरी सांस लेकिन बहुत ही तेज तरीके से जो सांस ली जाती है और बहुत ही गहरी रहती है, उसको हम हाइपरोपनिया बोलते हैं। अब आता है दोस्तों हाइपोपनिया। हाइपोपनिया मतलब कि, हाइपो मतलब कम, और हाइपोपनिया मतलब डिक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि दोस्तों बहुत ही ऐसी, बहुत ही स्लो, बहुत ही डिक्रीज रहती है उसकी ब्रीथिंग, बहुत ही स्लो ब्रीथिंग, उसको बोलते हैं हम हाइपोरोपनिया। अब दोस्तों आता है हमारा ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया मतलब दोस्तों क्या, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग व्हाइल लाइंग डाउन, मतलब कि कोई इंसान अगर सो रहा है या फिर वो सीधा लेटा हुआ है तो उसको डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। कब होगी दोस्तों, जब वो लेटा हुआ है या फिर वो सोया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्थोपनिया। अब दोस्तों आता है हमारा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या दोस्तों, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, मतलब कि हमारा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कहाँ, टिश्यू साइट पर, मतलब टिश्यू साइट पर हमारा ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू साइट। अब आता है हमारा न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स मतलब क्या, एक्युमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी। हमने देखा है प्लूरल कैविटी मतलब क्या, जो हमारा जो प्लूरा रहता है लंग्स की आउटर कवरिंग, उसके दो लेयर्स रहते हैं, एक पैराइटल प्लूरा और एक विसरल प्लूरा। और दोस्तों इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस रहती है उसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और उस प्लूरल कैविटी में जब एयर का एक्युमुलेशन होता है, जब उसमें एयर जाती है,
उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। और उसमें स्पेसिफिकली दोस्तों उस केस में क्या रहता है हमारा प्रेजेंट, नॉर्मली क्या प्रेजेंट रहता है हमारा प्लूरल फ्लूइड रहता है, लेकिन वहां पर इस न्यूमोथोरैक्स में प्लूरल फ्लूइड ना होते हुए क्या होगा दोस्तों, एयर होगा, इसलिए हम उसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। और अब आता है हमारा प्लूरिसिफाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, मतलब कि हमारी जो लंग्स की कवरिंग है उसकी सूजन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरिसाई। आता है हमारा प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन मतलब क्या, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे कि वैसे भी प्लूरल कैविटी में तो प्लूरल फ्लूइड रहता है, लेकिन दोस्तों इस प्लूरल इफ्यूजन में हमारे प्लूरल फ्लूइड के अलावा कोई और अगर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। अब आता है हमारा एटिलैक्टेसिस, मतलब कि दोस्तों कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, मतलब कि हमारा एल्वियोलाई का कोलैप्स, मतलब हमारा एल्वियोलाई जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसका नॉर्मल और बेसिक फंक्शन है, उस फंक्शन में वो अल्टरेशन आता है, वो जो फंक्शन ठीक से कर नहीं पाता उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, और उस टर्म को क्या बोलते हैं, एटिलैक्टेसिस। आता है अब साइनोसिस, साइनोसिस मतलब क्या, ब्लूइश डिस्कलराइजेशन ऑफ स्किन ड्यू टू राइज इन लेवल ऑफ डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब कि दोस्तों हमारे बॉडी पर जहां जहां आपको ब्लूइश डिस्कलराइजेशन दिखेगा, मतलब कि फेस का या फिर इसका फिंगर स्ट्रिप्स का अगर ब्लूइश डिस्कलराइजेशन दिखेगा, ब्लूइश कलर दिखेगा, तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसको साइनोसिस हुआ है। और उस साइनोसिस में एक्चुअली होता क्या है, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज्यादा उस साइड पर जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्बिनेशन रहता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, वो ज्यादा उस साइड पर प्रेजेंट रहता है, उसके वजह से उस साइड का कलर कैसा होता है, ब्लूइश हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनोसिस बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक कवर होता है, यहाँ पर हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक को एंड होता है। दोस्तों ये जो सारा टॉपिक है हमने मोरस सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी इस किताब से लिए, ये किताब डॉक्टर मुकेश मौर्य के द्वारा लिखी हुई है। दोस्तों ये किताब आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी पर बेस मिलेंगी और आपको ये अमेजॉन पर भी अवेलेबल है। दोस्तों इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पर जो भी वीडियोस प्रेजेंट है उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको 100 से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक सॉर्टिंग आउट भी मिलेगा कि यहाँ पर वीडियोस का अलग अलग प्लेलिस्ट में कन्वर्जन किया है, उसको अलग अलग प्लेलिस्ट में डाला गया है, इसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी वीडियोस को खोजने में।